और आज हम लोग दो पुस्तकों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जिसमें पहली पुस्तक ये अराजवाद, अहिंसक व्यवस्था की तलाश, और दूसरी पुस्तक भारतीय समाजशास्त्र अध्ययन से छपी महात्मा गांधी एवं अहिंसा का समाजशास्त्र है। और हमारे साथ दो वक्ता जुड़े हैं। डॉक्टर सत्यम कुमार सिंह जी, आप राज्यवाद अहिंसक व्यवस्था की तलाश के लेखक हैं। और राजीव गुप्ता जी संकलन किए हैं कुछ लेखों को महात्मा गांधी एवं अहिंसा के समाजशास्त्र में। आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि प्रोफेसर नंद किशोर आचार्य जी भी हम लोगों के साथ आज जुड़े हैं एक श्रोता के रूप में। ये आज की संवाद की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आलोक टंडन जी, प्रोफेसर मोहंती, आलोक वाजपेयी जी, इसके साथ साथ प्रोफेसर राजीव भट्ट, प्रोफेसर आनंद कुमार गिरी। थोड़ी देर में प्रोफेसर आनंद कुमार भी आज हम लोगों के साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले आज तो बहुत सारी टिप्पणियां आई अराजकवाद शब्द को ही लेकर के। और जैसा कि आप जानते हैं कि अराजकवाद का जो आग्रह है उसमें पूरी भारतीय परंपरा दिखती है, जिसमें गांधी, विनोबा, जयप्रकाश, दादा धर्माधिकारी, धीरेन्द्र मजुमदार, शिम के विद्वान में टॉल्स्टॉय, कृपकिन, ये सब शामिल हैं। और ये जो संदर्भ है जिसमें गांधी के हिंद स्वराज में ही से ही ये आइडिया एक तरह से निकल के आता है कि द आइडियल स्टेट देयर इज नो पॉलिटिकल पावर, यानी एक तरह का शासन विहीन सत्ता की जो अवधारणा है। और शासन विहीन सत्ता की अवधारणा मार्क्सवाद में भी विदरिंग अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ स्टेट के संदर्भ से हम लोग समझ सकते हैं। सत्यम जी का सत्यम जी भागलपुर से है। लगातार गांधी विमर्श पे चिंतन करते रहते हैं। और महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी वर्धा से उनका एक तरह से पढ़ाई लिखाई हुई है, जिसमें एमफिल और पीएचडी और पोस्ट डॉक भी उन्होंने किया है। और 1980 के बाद की जो भारतीय राजनीति है उसको लेकर भी काफी लिखते रहते हैं। तमाम तरह के लेख पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ वो भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद से भी जुड़े हुए हैं। और इन्होंने पोस्ट डॉक किया राष्ट्र बनाम आतंकवाद को लेकर के। तो सबसे पहले हम लोग सत्यम जी को ही सुनेंगे। और 20 से 25 मिनट का आपका समय रहेगा। उसके बाद हम लोग कुछ लोगों की टिप्पणियां भी लेंगे। सत्यम जी, आपसे निवेदन है कि आप अपना उद्बोधन दें। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और लोगों का भी स्वागत है, और मेरे साथी संगी जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मुझे समय मिला है लगभग 25 मिनट। तो मैं सीधे अपनी किताब पे ही आता हूँ, अपने मुद्दे पे, कि मेरी पुस्तक का नाम जो है अराज्यवाद, अहिंसक व्यवस्था की तलाश। तो ये असल में ये शब्द, ये जो अराज्यवाद किताब है उसके बाद की जो पंक्ति है वो आचार्य सर ने ही मुझे सुझाई है। अहिंसक व्यवस्था की तलाश असल में उन्हीं की सलाह पर जोड़ा गया है। और इसी से यह चीज एकदम पूरी पुस्तक स्पष्ट हो जाती है, और पूरा शब्द भी स्पष्ट हो जाता है कि अहिंसक व्यवस्था की तलाश, अगर कोई अहिंसक व्यवस्था की तलाश हम करें तो वह राज्य विहीन ही होगा। सबसे एक ही मूल वाक्य है कि वह राज्य विहीन होगा। तो आमतौर पे लोग अभी यूनिवर्सिटीज में तो ये दिक्कतें नहीं आती है कि एनार्किज्म को समझना कई लोग जानते हैं। लेकिन अगर मैं पिछले 1-2 सालों से मेरा इंटरेक्शन समाज में ज्यादा हो रहा है, गांव में हो रहा है, तो कई पढ़े लिखे लोग, मतलब वकील, जस्टिस और कई पदाधिकारी लोग मुझसे बहस करते हैं कि क्या राज्यवाद संभव है। ये बहुत ही उनका भोला सा सवाल है। और लगभग आधे घंटे के माथापच्ची ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के बावजूद उनके दिमाग में नहीं बैठ पाता है कि राज्यवाद क्या कोई स्टेटलेस सोसाइटी संभव है। पहले तो एनार्किज्म को की एक गलत धारणा, मैं इसी से बात शुरू करूंगा। एनार्किज्म का जो प्रचलन है, जो शब्द का, वो है कि सब कुछ गढ़म हो और एक ऐसा गैर कानूनी समाज हो। तो पुस्तक की शुरुआत मैंने एक फिल्म के उदाहरण से की है। एक फिल्म है द पर्ज, अमेरिकन फिल्म है, हॉलीवुड की फिल्म है। द पर्ज एक, मतलब भविष्य के ऐसे समाज की कल्पना करता है जहां सब कुछ सिस्टमैटिक और बहुत ही मैकेनिकली एक फ्यूचरिस्टिक सोसाइटी है, और वहां के कुछ एक फादर फिगर टाइप के लोग हैं, वही उस समाज को मेंटेन करते हैं। और उस समाज में हिंसा को काबू में रखने के लिए यह किया गया है कि साल में एक दिन लोगों को छूट दी जाती है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। उस दिन वो हत्या भी करेंगे तो वो उनके लिए माफ होगा।
और ये उसका नाम दिया गया है द पर्ज, यानी शुद्धिकरण। समाज में जितनी भी बुराइयां या परवर्टनेस आएगा वो उस दिन शुद्ध हो जाएगा। और उसके फिल्मांकन में कई तरह की घोषणाएं, शाम के बाद पर्ज का समय शुरू हो रहा है, टीवी पे घोषणाएं आने लगती है कि पर्ज का समय शुरू होने वाले हैं, होने वाला है। और कई मतलब अपराधी किस्म के लोग बोलने लगते हैं, मौके का फायदा उठाने लगते हैं, इस तरह की बातें हैं। मतलब एकदम से हत्या और लूटपाट, रेप, बलात्कार, इस तरह की घटनाओं का चित्रण है कि इससे लोगों के मानसिकता का पूरा रिप्रेजेंटेशन होता है कि एनार्किज्म जो है वो एकदम निगेटिव चीज है। और कहा जाए कि वो राज्य की गैर हाजिरी में सब कुछ अनसिस्टमैटिक काओस फैल जाएगा। लेकिन ये यही इसी से दरअसल वो यह हम इस पुस्तक में बहस करते हैं कि दरअसल यह चाहना भी जो है, यह जो इच्छा है कि सब हिंसा काबू में रहे और उसकी सीमित मात्रा रहे, वह राज्य का ही चाहना है। और अगर कोई एक अहिंसक व्यवस्था हो सकती है तो वह राज्य विहीन सोसाइटी ही हो सकती है। राज्य अपने आप में एक मतलब हिंसा का एक प्रतीक है, एक सिस्टम ऑफ वायलेंस है, एक हिंसा की व्यवस्था है। ये मतलब मैंने शुरू में ही क्लियर किया है। और ये बेसिकली ये 4-5, इसको मैंने 4 अध्यायों में बांटा है। अराज्यवाद एक परिचय, अराज्यवाद विचारधारा या प्रविधि, और आधुनिक अराज्यवाद और उसके पुरोधा, और दूसरे महायुद्ध के बाद अराज्यवाद यानी नव अराज्यवाद। इस तरह से इसकी पुस्तक को प्रबंधित किया गया है। तो बेसिकली ये वही है कि लोग राज्यवाद का मतलब ही ये समझते हैं कि सब कुछ गढ़म गढ़ हो जाएगा और कानून व्यवस्था ठप हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे एक मूल वाक्य हम यही उन लोगों से भी पूछते हैं जो हमसे बोलते हैं कि राज्य के बगैर क्या समाज संभव है। तो पहला ही पॉस्टुलेट्स की तरह है कि राज्यवाद का पहला पॉस्टुलेट्स है कि यह संभव है। दरअसल एक एक्सटर्नल सिस्टम जो है वो अपने आप को लगातार कई हजारों साल से हमारे समाज में एक बाहरी संस्था की ओर थोपा गया है, और उस वो अपने को रिप्रोड्यूस करने के लिए हिंसा और हिंसा को लगातार जन्म देते रहने के लिए इस तरह के सवालात खड़े करता है। और वही हमारे सामने में इस समस्या को रखता है कि समस्या को काबू रखो या शुद्धिकरण कर लो। यह मानसिकता जो है वह राज्य से ही पैदा होती है। ये पहली बात। दूसरा कि दो तीन बातें। रूल ऑफ लॉ क्या है, कानून का शासन क्या है। दरअसल कानून कोई बाहरी चीज नहीं है, यह राज्य ने हम लोगों को इस तरह से मन में एकदम गहरे मन में बैठा हुआ, अंतर मन में बैठ चुका है कि रूल ऑफ लॉ जो है, कानून जो है, वह राज्य द्वारा, कानून हमेशा क्यों राज्य द्वारा प्रत्यारोपित होगा। इसीलिए एक शब्द चलता है प्रकृति का नियम। कानून सिर्फ राज्य नहीं कर सकता है, वह प्रकृति का भी नियम होता है, नेचुरल रूल लॉ भी होता है। तो हम अगर मनुष्य अपने नेचुरल लॉ में रहे, अब हमसे नेचर भी इतना दूर हो चला है कि नेचर हम लोग एलिनेट होकर के देखते हैं कि नेचर की बात, नेचुरल की बात कर रहा है, यानी पेड़ पौधे और इन्वायरमेंट की बात होगा। मैन इज द पार्ट ऑफ द नेचर। हम अगर इस पृथ्वी को सचमुच में, अगर मनुष्य इस पृथ्वी का सहभागी है, तो अनिवार्यतः इसके पास एक ही उपाय है कि वह रूल ऑफ नेचुरल लॉ के हिसाब से वह चले, एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसे समाज का निर्माण करे जो राज्य विहीन हो। इसीलिए न सिर्फ अराज्यवाद बल्कि जितनी भी विचारधाराएं हैं, राजनैतिक विचारधाराएं हैं, वह सब की का अंतिम लक्ष्य यही है। मार्क्सवाद का भी अंतिम लक्ष्य वही है, समाजवाद का भी अंतिम लक्ष्य वही है। या फिर हम तो इस किताब में गांधी जी को भी अराज्यवादी के तौर पर लिए हैं, इसलिए गांधी, मार्क्स, जेपी, तमाम तरह के लोग, इवन की हमारे पीछे भी जो दार्शनिक या ये महात्मा बुद्ध या जीसस क्राइस्ट, सब लोग एक राज्य विहीन समाज की ही संकल्पना करते हैं और मनुष्य के परस्पर प्रेम की बात करते हैं। तो पहली बात तो ये स्थापित, पहले अध्याय में हमने इसको इस तरह से लिया है। और आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के तौर पे राज्यवाद को हम देख रहे हैं यहाँ पे इस पुस्तक में आगे चल के, कि जो राजनीतिक विचार के तौर पर जो चीजें आई, वह उसके लिए सबसे पहले जो आते हैं वो जोशुआ वारेन हैं, और इस तरह से कई लोग हैं
और आश्चर्य होता है, हमने इस किताब में जितने लोगों का जिक्र किया है और उस सारे लोगों का विस्तार से विवरण नहीं दिया है, कि सारे विचारों को विस्तार से नहीं समझाया है, क्योंकि उसके विचार और उसके जीवन में इतना मतलब दिलचस्प है, हर एक लोगों का जीवन ही देखना काफी दिलचस्प हो जाता है। और मतलब उसको देख करके आप चमत्कृत होंगे कि इस तरह के विचारक हमारे पहले हो चुके हैं। अभी हम लोग को लगता है कि हम एक ऐसे समाज में हैं जहां पे विचार का इतना बड़ा संकट है, लेकिन अराज्यवादी मतलब एनार्किस्ट लोगों को, पॉजिटिवली अगर उस शब्द को लें, एनार्किस्ट लोगों को पढ़ा जाए तो लगेगा कि कितनी मतलब समृद्धि है हमारे विचारों की, कितने और लोग कितना सोच करके पहले ही कार्य कर चुके हैं, किस किस तरह के जीवन और सब लोगों में। ये तो मतलब बात की बात है। जब हम अब आगे बढ़ते हैं कि जोशुआ वारन हैं, प्रूधो हैं, प्रूधो के समय में राज्यवाद काफी, अनार्किज्म को काफी लोकप्रियता मिली और मुश्किल लोग यही जानते हैं कि थोरो, प्रूधो, इस क्रोपोत्किन का नाम बहुत ज्यादा आता है, थोड़ा बहुत गॉडविन का भी नाम लोग ले लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो एक समय में आप देखेंगे कि 19वीं शताब्दी में बकुनिन के समय में मार्क्स और बकुनिन का एक मतलब वैचारिक संकट पैदा हो गया था। और उसके पहले तक ये लगभग 1850 के आसपास, एग्जैक्टली हम याद नहीं आ रहा है मुझे वो ईयर, लेकिन 1850 के आसपास या 60 के आसपास होगा। वो मार्क्स और बकुनिन का बहुत तेज झगड़ा हुआ और वैचारिक मतभेद पैदा हुआ। लेकिन इस बकुनिन के आने से पहले, इस मतलब इस वैचारिक मतभेद के पहले तक लगभग राज्यवादी, एनार्किस्ट और मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट लोग एक ही माने जाते थे। और बकुनिन भी अपने आप को खुद भी इस तरह से कहते थे कि मैं एक, कई बार कह चुके हैं कि हम एक कम्युनिस्ट हैं। ये वैचारिक मतभेद बहुत बड़ा था। यह वैचारिक मतभेद इतना बड़ा था कि बकुनिन और मार्क्स के वैचारिक मतभेद ने पूर्वी यूरोप के मतलब राजनीतिक गतिविधियों में बहुत बड़ा प्रभाव डाल दिया था। बाद में हालांकि बकुनिन का और भी, किंग निकोलस से भी काफी वो चल रहा था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, साइबेरिया भेज दिया गया। बाद में उन्होंने जापान की मदद से वो मतलब साइबेरिया से भाग निकले। मतलब हर लोगों का जीवन इतना दिलचस्प है कि इसको मतलब कई लोग, इसलिए मैंने कई लोगों को व्यक्ति के हिसाब से ये जो मैंने लिखा है कि आधुनिक पुरोधा, जो आधुनिक काल के जो हुए, वो द्वितीय विश्व युद्ध के पहले जो लोग राज्यवादी लोग हुए, उनको पढ़ना, बाद के लोगों को भी पढ़ना बहुत ही दिलचस्प हो जाता है। एम्मा गोल्डमैन जो नारीवादी, अगर नारीवादी राज्यवादी को देखा जाए तो उन लोगों को पढ़ना इतना दिलचस्प है, उनके जीवन को भी पढ़ना इतना मतलब ये है। तो ये एक मोटा मोटी ये है कि राज्यवादी लोगों का ये था। और मैं इसमें कई धाराएं भी है, फिर कोऑपरेटिव वाले आए, लेकिन इसका विस्तार इतना ज्यादा है राज्यवादी का कि वो सिर्फ विचारधारा के स्तर पर नहीं सोच रहे थे कि ये एक थ्योरेटिकल बेस है। उन लोगों ने जितना प्रैक्टिकल वर्क्स किए हैं, कि क्रोपोत्किन ने उस समाज को बनाने और उसकी प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे ये किए कि किस तरह से एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक समाज में सहभागिता, सहयोग से एक समाज चल सकता है बगैर राज्य के। प्रूदो ने भी ऐसी प्रैक्टिस की, बकुनिन भी, और भी गॉडविन और थोरो तो मतलब खुद अपने पर प्रैक्टिस किए। तो सारे लोगों ने कुछ ना कुछ अपना योगदान, और उसका गांधी जी ने खुद आश्रम बना करके ये किया। तो सब लोग राज्य के बगैर एक समाज को कहीं ना कहीं बगैर राज्य के चला करके दिखा रहे थे। और सबसे बड़ी चीज इसमें ये होता है कि एक बड़ी समस्या आती है कि लोग राज्य को जैसे इनकार करते हैं या उसको नकारते हैं, तो सबसे पहला एक लेमैन का क्वेश्चन होता है कि हम खाएंगे कहाँ, आजीविका की समस्या सबसे बड़ी ये सवाल उठा देता है। एकदम कॉमन मैन यही पूछता है कि उसकी कल्पना में ये नहीं आता है कि लोग सहयोग के साथ भी एक समाज चला सकते हैं। जैसा कि ये शुरुआती, इसके कई उदाहरण हैं इस किताब में, कि अगर आप ट्रेस करेंगे हिस्ट्री में तो चीन में, अरब में और कई देशों में जो कई संप्रदाय हुए, वो इस तरह का समाज, अफ्रीका में कई ट्राइबल सोसाइटी इसी तरह से चलती रही है, चीन में, जापान में ऐसे कई लोग, उधर इंडोनेशिया में, भारत में कई सोसाइटी ऐसी है जो कि बगैर राज्य के, आप कल्पना कीजिए कि मुगल साम्राज्य के पहले भी या मुगल साम्राज्य तक, अंग्रेजी साम्राज्य तक भी राज्य की सत्ता कितनी चलती थी गांव में।
राज्य क्या, आज जितने पुलिस स्टेशन हैं, टीओपी हैं और हर चीज नजर पे रखी जा रही है, क्या 1947 के पहले भी इतने ही पुलिस फोर्स से चला जा सकता था? बगैर उसके ही यह देश चलता आया था। और आज के पुलिस फोर्स की संख्या और आर्मी की संख्या को जोड़ लिया जाए और मुगल साम्राज्य की संख्या को जोड़ लिया जाए तो कितना, बगैर एक तरह से बगैर पुलिस के के समाज चलता आया था। नाम के लिए इस तरह के राज्य राजा हुआ करते थे और स्टेट इंटरवेंशन केवल ज्यादातर कर प्रधान था, कर लेने के लिए ही हुआ करता था। ये इंग्लिश गवर्नमेंट या कॉलोनियलिज्म के समय में ज्यादा बढ़ गया, इसके बाद से उत्तरोत्तर राज्य का विकास होता चला गया है। लेकिन कई आप उससे भी जैसे जैसे पीछे, ज्यादा नहीं, आप 200-250 साल पीछे कई सोसाइटी बगैर और पंचायत और गांव का सिस्टम जो था वो बगैर राज्य के था, स्टेट के बगैर था और लोगों के अपने लोकल सोसाइटीज का नियम था, उससे लोग व्यवस्थित थे। तो एक तो ये कहना है, पहली बात तो यही कहना है, और कई लोगों से मैंने यहाँ बहस किया है और लोग ये चीज तब लगता है रियलिस्टिकली लोग सोचते हैं। और रही बात अराजवादी, गांधी जी अराजवादी थे क्या? या फिर भगत सिंह ने तो साफ लिखा है कि मैं एक अराजवादी हूँ। गांधी जी के कहने से लिखने से सब वो राज्य को नहीं मानते हैं। तो लगभग सारे लोग एक ही चीज को जानते हैं, वो प्रकृति के न्याय और प्रकृति के नियम को। इसीलिए गांधी जी उपवास करते थे, क्योंकि उनको वह प्रकृति उनके कॉन्साइंस से यह आदेश देगी या निर्देश देगी, प्रज्ञा देगी कि वो उनको आगे क्या करना है। क्योंकि मनुष्य क्या है, मैन इज आउट ऑफ नेचर। नेचर खुद आपके प्रज्ञा को बता देता है, आपके कॉन्साइंस को बता देता है। मनुष्य हमेशा उसी परिस्थितियों से ही निर्मित हुआ है और परिस्थिति से वह काम करता है। तो कुल मिलाकर के दूसरा जो चैप्टर है वो यही है कि विचारधारा, मतलब ये राज्य जो है ना, वैचारिक रूप से विचारधारा के स्तर पर इतना पैठ कर चुका है कि हमारी जहन पे उसका कब्जा है, हमारी जहन तक पर कब्जा, जहन की लूट है। दरअसल राज्य एक जहन की लूट है। तो एक ये दूसरा चैप्टर ये है। और तीसरे में मैं ये भी कह रहा था कि क्रोपोत्किन से बात शुरू किया था, और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये आजीविका के सवाल को कर रहा था, वो छूट गया। आजीविका पर लोगों ने ऐसे ऐसे एक बड़ा दिलचस्प ये है कि एक टाइम बैंक बना अमेरिका में। तो टाइम बैंक में ये था कि श्रम, लोग पैसे से कुछ नहीं करेंगे, आपका समय और वर्क, यही इसी का एक बैंक बना कि आप जितना काम करते हैं और उतना उतने देर का समय और या वो काम आप उस बैंक में जमा कर लें, आप अपना काम करें। जिस तरह से गांधी जी कहते थे कि कुछ अपना काम कीजिए, वो चरखा बुनने को कह रहे हैं, जो कुछ काम कर रहे हैं वो हाउस होल्ड लेवल का काम कीजिए, जो भी करना है। और वो एक बैंक की तरह दर्ज, आप उस, अगर आपने 8 घंटे काम कर लिया तो टाइम बैंक में 8 घंटे का आप काम दर्ज करवा लीजिए, और उस 8 घंटे के श्रम के बदले का सामान, आप कुछ एक सामान वहां पे देते हैं, कोई प्रोड्यूस्ड चीज, तो उतने घंटे के श्रम के बदले में वस्तु विनिमय कर सकते हैं। तो ये बड़ा एक मतलब नायाब नवाचार था। इस तरह की कोशिशें खूब हुई है और कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी खूब प्रचलन हुआ था। क्रोपोत्किन के समय में भी उन्होंने भी काफी प्रयास किए। और क्रांतिकारिता तो खैर, मतलब कहा जाए कि लगभग जब मार्क्स और बकुनिन का मतभेद हो गया तो कहा जाने लगा कि मार्क्सवाद अब एक मुर्दा विचार हो गया है, या फिर एक ऐसा भूत हो गया है जिस भूत से कोई नहीं डरता है। तो इसमें बहुत क्रांतिकारी लोग भी थे इस तरह से, मतलब रैडिकल किस्म के लोग थे। तो ये हाल था। और ये मैं यही कह रहा था कि आजीविका को लेकर के इकोनॉमिकल लेवल पे भी काफी काम किए जा चुके हैं, जो कि इस किताब में आपको इसके उदाहरण मिल जाएंगे। उसमें बहुत ज्यादा समय, एक छोटा सा उदाहरण में टाइम बैंक और वर्क बैंक के बारे में मैंने दिया। टाइम बैंक यानी आप जितने घंटे काम कर रहे हैं, श्रम को नापा जाता है समय से, और उस समय के इकाई में आपके श्रम को नाप करके रख दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप 4 घंटे काम करते हैं तो 4 घंटे के काम के बराबर आपको फिर उसको करेंसी में तब्दील करना पड़ता है, तब आप 500 रुपया देते हैं। अंततः बीच की इकाई जो होती है वो समय ही होता है। तो समय ही एक चीज है, उसको आप पैसे में कन्वर्ट करें, वस्तु में कन्वर्ट करें, या किसी लोगों की सहायता सर्विस में कन्वर्ट करें, ये हो सकता है। लेकिन राज्य चाहता है करेंसी में, ताकि उसको इनफ्लो करेंट में बना सके और वो ज्यादातर लाभ पूंजीवादी सिस्टम को मिल सके। ये एक छोटी सी चीज है। दूसरा की विचारधारा, विचारधारा वो है
एक निगेटिव शब्दावली है कि जो एक छद्म चेतना है, लोगों में एक नकारात्मक शब्द है और ये लगभग आपके कॉन्साइंस को लूट लेता है। ये हो गया और मुझे लग रहा है कि इस बीच अगर यहाँ तक कोई सवाल नहीं है, तो मैंने लगभग पूरी थ्योरेटिकल बात समाप्त कर ली है और आधुनिक राज्यवाद के में बहुत सारे लोग हैं, जो पुरोधा हैं, वो बकुनिन हैं, गॉडविन हैं, प्रूधो हैं, थोरो हैं, क्रोपोत्किन हैं। बाद के लोगों में एक एनवायरमेंटलिस्ट है बुकचिन, नोम चोम्स्की अभी और एक अभी अपने यहाँ हम लोग अरुंधति राय को मान सकते हैं, वो भी एक एनार्किस्ट ही है। और अरब की क्रांति में यानी टूनिसिया और ये जो 2010 से 11 के बीच या अमेरिका में जो वॉल स्ट्रीट को घेर लिया गया था और लगभग कहा जा रहा था कि वॉल स्ट्रीट अमेरिका का दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार को अपदस्थ कर लिया जाएगा और कई दिनों तक, दसियों दिनों तक उन लोगों ने घेर रखा था। तो उस समय में भी दुनिया भर से अनार्किस्ट और अराजकवादी लोग वहां आए थे और अरब की क्रांति टूनिसिया, सीरिया, इजिप्ट में जो क्रांति हुई, वो भी उसमें भी बहुत सारे लोग अनार्किस्ट लोगों का आगमन हुआ था और उन लोगों ने इसमें काफी भागीदारी की थी। और नए लोगों में जैसे जो जीवित 80 तक थे, 80 में मृत्यु हुई मिशेल फूको भी। मिशेल फूको के बारे में बहुत सारी धारणाएं हैं कि वो स्ट्रक्चरलिस्ट थे, पोस्ट मॉडर्निस्ट थे, लेकिन मिशेल फूको ने एक इंटरव्यू में कहा है कि मैं किसी खांचे में खुद को नहीं रखना चाहता हूं। हालांकि वह अपने को कहते हैं कि मैं राज्य को नहीं मानता हूं और कई बार वो इस वजह से जेल भी गए हैं, दूसरे वजह से, मूवमेंट में शामिल होने की वजह से। तो ये मैं इतने से पे खत्म करता हूँ, मुझे लगता है कि समय भी हो चुका है 25 मिनट का वक्त, तो मैं संक्षेप में इतना बता सकता हूँ। बहुत रणजीत। बहुत धन्यवाद। आपको और सुनने का मन कर रहा है, इसीलिए आप कुछ सवालों को हम लोग ले लेते हैं और जी जी। साथियों से निवेदन रहेगा कि छोटी टिप्पणी भी आप अगर करना चाहें ताकि समय बचेगा। तो हम लोग मतलब शुरू करना चाहते हैं छोटी सवाल और टिप्पणी से। तो आलोक टंडन जी से शुरू करते हैं, धनंजय राय जी भी जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों का छोटी छोटी टिप्पणी आ जाए। और सत्यम जी आपसे निवेदन है कि इन टिप्पणियों को आप नोट डाउन करेंगे और सबका जवाब एक ही बार आपसे। कर रहा हूँ। थोड़ा टिप्पणी छोटा रहेगा तो अच्छा है जी। आलोक जी। धन्यवाद गौतम जी। अ, आज आपने जो विषय लिया है वो पॉलिटिकल थियरी में तो महत्वपूर्ण है और बहुत सारे विचारक जो हैं, चाहे गांधी हो चाहे मार्क्स हो, एक स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते हैं, लेकिन वो उनका अंतिम उद्देश्य है। उस तक पहुंचने से पहले वो उस तरीके के अराज्यवादी नहीं दिखाई देते और बहुत दूर तक वो जो है वो स्टेट पे एक तरीके का कब्जा और उसका एक इस्तेमाल करने की बात करते हैं। तो यहाँ पर मेरे मन में ये सवाल, मैंने तो ऐसा अध्ययन नहीं किया है राज्यवाद का, लेकिन दो तीन सवाल मन में उभर रहे कि राज्यवादी जो है वो इन विचारधाराओं से, चाहे गांधीवाद हो चाहे मार्क्सवाद हो, किस तरह से भिन्न है, पहली बात। दूसरी बात ये आती है कि इनका दार्शनिक आधार जो है क्या है। यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है। दार्शनिक आधार से मतलब यह है कि जो मनुष्य की परिकल्पना है राज्यवादियों की, वो क्या बहुत ही कहना चाहिए बड़ी रोजी पिक्चर नहीं, क्या मनुष्य स्वभाव से हिंसक है या नहीं है। और इसके बीच की भी स्थितियां हैं कि वो आक्रामक तो है, ऐसा दिखाई देता है। तो अब सवाल उठता है कि जब मनुष्य का इननेट नेचर इस तरीके का है और उसके साथ इतिहास में हमेशा से एक तरीके की ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट जुड़ी रही, तो कोऑपरेशन की बात जो है वो ठीक एक सीमा तक, लेकिन एक सीमा के बाद मनुष्यों के बीच में टकराव भी है, संघर्ष भी है। और इस टकराव और संघर्ष का हल जो है राज्यवादी किस तरीके से करेगा। जहां तक राज्यवादियों का सवाल है वो तो ये करके ही देते हैं
कि मनुष्य जो है, जैसे हॉब्स की बात है, ब्रूटिश है, इगोइस्टिक है और सेल्फिश है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए राज्य की जरूरत है। लेकिन राज्यवादी जो है वो ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट का निवारण कैसे करेंगे, ये एक सवाल मेरे मन में हमेशा से उभरता रहा है। और ये हमारी अगर माइथोलॉजिकल ग्रंथों में भी देखें तो चाहे रामायण हो चाहे महाभारत हो और भी सारे, चाहे इलियड हो, सब जगह आप देखिए कि मनुष्य का जो इतिहास है वो आपसी संघर्ष का इतिहास है। और इसको केवल कॉपरेशन की बात करने से या छोटे मोटे स्तरों पर कॉपरेशन की बात करने से बदला या जा सकता है। इवन संघर्ष में भी कॉपरेशन की जरूरत होती है, क्योंकि अलग अलग ग्रुप्स जो है उसके लोग, सदस्य जो है आपस में खूब कॉपरेट करते हैं। एक राष्ट्र के लोग बलिदान करते हैं, दूसरे राष्ट्र में चढ़ाई करते हैं। तो ये सवाल है, और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही अच्छा यूटोपियन विचार तो लगता है, लेकिन इस तक की कोई राह बनती दिखाई नहीं देती। धीरे धीरे हमने देखा है कि स्टेट और ताकतवर होता जा रहा है, और ये ताकत जो टेक्नोलॉजी से उसको मिल रही है, तो ये अराजकवाद जो है वो टेक्नोलॉजी की इस ताकत का इस्तेमाल किस तरीके से कर पाए। क्या ये एक बहुत ही बड़े स्तर पर एक नैतिक ट्रांसफॉर्मेशन की मांग नहीं करता? बस मैं अपने को अभी यही कर सकता हूँ। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। कोई और साथी अगर कुछ सवाल करना या छोटी टिप्पणी रखना चाहते हैं? एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष की तरफ सत्येंद्र जी ने इशारा किया है, और ये पुस्तक उस रूप में नवाचार को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। मेरा एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है सवाल के रूप में। सामूहिक चेतना जब समाज के अंदर स्वरूप ग्रहण करती है और वो धीरे धीरे विभाजित होती जाती है शक्ति के आधार पर और अन्य अवयवों के आधार पर, तो संस्थाएं उत्पन्न होती हैं। राज्य भी उत्पन्न हुआ, धर्म भी उत्पन्न हुआ, परिवार भी उत्पन्न हुआ, नातेदारी भी उत्पन्न हुई और अनेक संस्थाएं आई। और उन संस्थाओं ने नियंत्रण के काम भी किए, अनेक स्तरों पर हिंसा को वैधता भी प्रदान की और हिंसा को नियंत्रित करने का प्रयास भी किया। यानी सामूहिक चेतना को हम हिंसा को रोकने, हिंसा को वर्गीकृत करने और हिंसा का विस्तार करने, इन सबके लिए कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है जिसको ब्रेंट यासीव ने हमारे सामने प्रस्तुत किया था। ब्रेंट यासीव एक रैशनलिस्ट है। मैं उनका एक स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं और फिर सवाल आएगा। ये उन्होंने कहा कि नास्तिकता एक पूर्ण मनुष्य के लिए आवश्यकता है। धर्म एक वैशाखी है जो आपको जकड़ती है। यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि राज्य भी एक वैशाखी है जो आपको जकड़ती है, जिसकी आपको वास्तव में पहले कभी जरूरत नहीं थी, लेकिन अनेक समूहों ने आपको आश्वस्त कर दिया कि आप उसके बिना नहीं रह सकते। सत्येंद्र जी, अब आपसे सवाल ये है कि राज्य का विदरिंग अवे या स्टेटलेस सोसाइटी के साथ क्या उन संस्थाओं की समाप्ति की तरफ भी आप अपना पक्ष रखेंगे जो कहीं ना कहीं हिंसा को विजिबल और इनविजिबल तरीके से वैधता प्रदान करती है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक साथी ने एक कमेंट बॉक्स में लिखा है कि क्या गांधी का राम राज विहीन राज्य था, और दूसरा कि भारत के गुलामी का कारण क्या रहा है? क्या एक मजबूत राज्य का न होना ब्रिटिश शासन के गुलामी का कारण माना जा सकता है? और जब आप कह रहे हैं, एक टिप्पणी में उन्होंने लिखा है कि जब आप कह रहे हैं कि गांधी पुलिस व्यवस्था के विरोध में थे, लेकिन वो सेना के तो पक्ष में थे, तो क्या गांधी सेना के पक्ष में है तो उस रूप में वो राज्य की कल्पना नहीं कर रहे हैं? तो ये 3 सवाल था। इसके अलावा अगर कोई सवाल ना हो तो सत्यम जी आप इन सवालों को के ऊपर अपना राय रखें। उसके बाद आचार्य जी को भी सुनेंगे। तो आ रही है ना अब आवाज मेरी? जी जी जी। तो सबसे आपको पहला बधाई सत्यम जी, एक बहुत अच्छी पुस्तक के लिए बधाई। जी हाँ, धन्यवाद सर। तो सबसे पहला सवाल जो आलोक टंडन सर ने किया कि उन्होंने कई बातों को मतलब खुद ही जवाब दे दिया, और दूसरे सर गुप्ता सर ने भी काफी हद तक मेरी मदद की और बहुत सारा उसमें आपके कहने में वो उनका जवाब था। लेकिन फिर भी चूंकि मैं अपनी तरफ से भी कह दूं क्योंकि मुझसे पूछा गया है,
कि उन्होंने खुद भी बोला कि क्या राज्य धीरे धीरे ताकतवर नहीं हो रहा है। तो मैं यही कह रहा हूं कि राज्य हमेशा से नहीं था, वह धीरे धीरे ताकतवर हुआ है। 200 साल पीछे चले जाएं मनुष्य, और जो मौलिक अब कल्पना जो मनुष्य की कर रहे हैं कि वो संघर्ष वाला ही मतलब मौलिक मनुष्य जो है वह हिंसक ही है, स्वभाव से हिंसक ही है, यह एकदम फिजूल की बात है। यह स्टेट एपरेटस है जो हम लोगों को इतिहास के रूप में पढ़ाया गया है। ये टेक्स्ट के रूप में इलियड हो, महाभारत हो, और उसमें से वो चीज निकाल करके वह विमर्श हमारे दिमाग में बिठाया गया है कि संघर्ष और लड़ाई, युद्धों और तमाम चीजों से ही मनुष्य ने अपनी प्रगति की है। दरअसल मनुष्य का जो यह रूल ऑफ लॉ, मैंने शुरू में ही कहा, रूल ऑफ लॉ जो है, कानून का शासन, कानून हमेशा चार लोगों या किसी एक राजा का ही क्यों माना जाएगा। रूल ईश्वर, जिसको हम एक मतलब एक ऐसी प्रकृति जिसको हम कहते हैं, जो प्रकृति का नियम है, वह नियम क्यों ना माना जाए। वह हर जगह अलग अलग राज्यों का नियम क्यों माने। तो अभी एक जो सवाल इंटरनेट से भी आया, वो राम राज्य, तो गांधी जी दो स्तर पे थे। एक तो वह मानते थे इस तरह की चीजों को, और वो ट्रांजिशन पीरियड, अब वास्तविकता से तो वह पुलिस और ये सब को मान ही रहे हैं, उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा, लेकिन वह उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी समझ जो अगर सामूहिक रूप, समग्र रूप से गांधी को देखा जाए तो वह उस तरह से था कि वह ईश्वर के एक जो ईश्वर जो मतलब कोई पुरुष नहीं है, वह कोई मतलब देवता नहीं है, वो उस तरह की ईश्वरीय व्यवस्था पर बात कर रहे थे। राम राज्य कहने से मतलब वो वाल्मीकि या इस तुलसीदास के राम का मतलब नहीं है, वो राम की बात कर रहे हैं। एक तरफ तो सैद्धांतिक और दार्शनिक आधार उनके सोचने का वह है, और जब मतलब जैसे ही पहले आलोक सर ने उसको कहा कि ये वर्तमान व्यवस्था से, उनका सवाल लगभग यही था कि वो ट्रांजिट कैसे करेगा, क्या यह संभव है। तो पहला ही पोस्टुलेट है राज्यवाद का, एनार्किज्म का, कि यह एक संभव चीज है, क्योंकि और राज्य के द्वारा उत्पादित, आपने भी अभी बताया सर कि राज्य ने सामूहिकता को विभाजित कर दिया, सामूहिक चेतना को विभाजन कर दिया, जिससे यह राज्य पैदा और तरह तरह की अस्मिताएं पैदा हुई। और अगर मनुष्य अपने अब जैसे एक ऑर्गेनिक अनाज उपजाने में आपको खेत में से जो उसमें पहले से पेस्टिसाइड्स पड़े हुए हैं, जो हैजार्डस चीज है, उसको तो निकालना पड़ेगा। उसके लिए कई वर्षों तक उस खेत में उन पेस्टिसाइड्स को हटाना पड़ेगा। वैसे ही हम मनुष्य के अंदर जो वो जहरीले तत्व हैं, वो वैचारिक जो संक्रमण है हमारे इसमें, उसको ऑर्गेनिक बनाना होगा। यह मनुष्य पहले ऑर्गेनिक, नेचुरल तो हो जाए। हम लोग एकदम से धीरे धीरे, सोचिए आज से कितने 200 साल 300 साल पीछे चले जाइए, यह इतना सभ्य समाज था कि लोग बगैर राज्य के भी संगठित होकर के रहते थे। और कहते हैं, और वो संगठन, वो प्रेम, आपसी भाईचारा का प्रेम की शक्ति, वह सहयोग, कोऑपरेशन की शक्ति को राज्य ने संघर्ष के लिए इस्तेमाल किया, युद्धों के लिए इस्तेमाल किया। वह किसी एक राजा के युद्ध की बलि चढ़ गया। तो उसकी एक तलाश की जानी चाहिए एक बृहत रूप से। इसीलिए इसका नाम है अहिंसक व्यवस्था की तलाश। आप उसका उत्खनन कीजिए, अपने ही, ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, रामायण महाभारत तक नहीं जाना पड़ेगा आपको। मात्र 200 साल पहले, 100 साल पीछे चले जाइए, आपको पता चल जाएगा कि पूरे धरती पे कितने समाज बगैर राज्य के जीवित थे और बहुत प्रेम से रह रहे। तो यही बात है। और वो जो गुलामी वाली बात है, वो तो अंततः वो राज्य की बात है। राज्य पैदा हो गया और धीरे धीरे अब मजबूत होता जा रहा है, उनकी ही बात में यह तय हो जाता है कि वह धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर समग्र रूप से यह उत्तर जी, सभी प्रश्नों का हल दे देगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत जी। धन्यवाद। अब हम लोग आखिरी सत्र में आए हैं, जिसमें महात्मा गांधी एवं अहिंसा के समाजशास्त्र, जो कि राजीव गुप्ता जी ने एडिट किया है इसको। तो मैं चाहता हूं कि राजीव गुप्ता जी आप अपना उद्बोधन दें। दोस्तों, महात्मा गांधी एवं अहिंसा का समाजशास्त्र, ये एक संपादित पुस्तक है, जिसका संपादन का आदेश मुझे इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की तरफ से मिला था। हम लोगों ने महात्मा गांधी के ऊपर भारतीय समाजशास्त्र समीक्षा में विशेष अंक प्रकाशित किए थे। यह जर्नल इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसकी जो विभिन्न पक्ष थे, उन विभिन्न पक्षों को जब समाज विज्ञान के साथ जुड़े हुए विद्यार्थियों ने पढ़ा, तो हमको ये कहा गया कि इसका पुस्तकीय स्वरूप आना जरूरी है, और हमने उसको मूर्त रूप दिया।
ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो गई कि आज के दिन जब चे गुवेरा का जन्मदिन है, रणधीर गौतम ने महात्मा गांधी पर इस बातचीत के लिए हम लोगों को आमंत्रित किया है, क्योंकि दोनों ही लोग अपने अपने क्षेत्र के अंदर क्रांतिकारी काम करते रहे। चे गुवेरा का एक आर्गुमेंट है जिसको मैं गांधी के साथ जोड़ रहा हूं। उन्होंने कहा, जिस आदमी के दिलो दिमाग में समाज में फैले अन्याय के प्रति घृणा एवं नफरत नहीं हो सकती, वह एक अच्छा क्रांतिकारी नहीं हो सकता। गांधी उस पक्ष को प्रस्तुत करते हैं हमारे सामने कि वो उस उपनिवेशवाद से, उस तरह के शोषण के ढांचे से जो जाति के रूप में हमारे सामने उभर करके आया था, या गरीबों के शोषण का जो एक विकराल स्वरूप था जो गांधी अपनी यात्रा के दौरान देख रहे थे, उन सबके प्रति उनमें इस तरह का एक पक्ष था जिसके माध्यम से वह एक संरचनात्मक बदलाव भारतीय समाज के अंदर करना चाहते थे। वह केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की बात नहीं थी, वह अनेक सारी स्वतंत्रताओं की बात थी। और इसलिए चे गुवेरा का दूसरा आर्गुमेंट भी वहां पर जुड़ जाता है, जो ये कहते हैं कि मैं जोर देकर कहना चाहूंगा कि क्रांति का सबसे बड़ा स्रोत प्रेम होता है। गांधी ने उस प्रेम के पक्ष को हमारे सामने स्थापित किया। तो मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि गांधी को पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और रणधीर भाई, मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है जब मैं ये पाता हूँ कि गांधी के चिंतन को एक पैराक्सियोलॉजी के तहत उनके थॉट और उनके एक्शन को समाज विज्ञान ने लगभग उपेक्षा का शिकार बना दिया। समाज शास्त्र के अंदर तो हम गांधी को पढ़ते ही नहीं है। ये बात जरूर है कि हम गांधी की चर्चा अनेक अवसरों पर उस सिलेबस के दायरे के बाहर कर देते हैं, लेकिन गांधी एक विचारक के रूप में सिलेबस का हिस्सा नहीं है, यह परेशान करता है। मैंने पिछली बार भी कहा था, गांधी भी नहीं है, नेहरू भी नहीं है, भगत सिंह भी नहीं है। ऐसा लगता है कि भारतीय समाज का ये जो एनलाइटनमेंट का फेज है, उससे समाज विज्ञानों को अछूता रखा गया है। लेकिन गांधी एक बात कह रहे थे जो मुझे आज सत्यम के विचारों में भी नजर आई। गांधी ने कहा था ना, मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद कोई भी आदमी मेरा पूरी तरह प्रतिनिधित्व नहीं कर सकेगा, पर मेरा थोड़ा थोड़ा अंश सब में जीवित रहेगा। वो चाहे आप हैं, चाहे सत्यम है, चाहे हमारे जितने साथी सुन रहे हैं, हम सब लोगों में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा अंश जरूर मौजूद है। और वो मौजूद इसलिए है क्योंकि एक ना एक स्तर पर हमको लगता है कि हम अहिंसक प्रणाली की तरफ जाएं, हम अहिंसा को एक मूल्य के रूप में स्वीकार करें। हिंसा को स्वीकार करने वाले और हिंसा की वैधता को स्थापित करने वाले भी जो लोग हैं, वे भी अहिंसा के उस पक्ष से इनकार नहीं कर पाते जिनको लगता है कि नहीं, ये हमारी अपनी जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। यह पक्ष है जो कि इस पूरी पुस्तक के अंदर कहीं ना कहीं फैला हुआ नजर आता है। और इसलिए जब मैंने इस पुस्तक की शुरुआत की तो इस पुस्तक की शुरुआत के प्रथम पेज पर मैंने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को कोट किया था, इट शोज हाउ डेंजरस इट इज टू बी टू गुड। गांधी की हत्या पर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने यह कहा था कि इतना अधिक अच्छा होना भी कितना खतरनाक हो जाता है, ये हमको दिखता है। और फिर हमने नेहरू का वो स्टेटमेंट दिया था कि लाइफ हैज गॉन आउट फ्रॉम आवर लाइफ। ये जो एक पार्ट है हमारे सामने, इस पार्ट के पृष्ठभूमि में यह पूरी पुस्तक लिखी गई है। इसमें 14 लेख हैं और गांधी लेखन से जुड़े हुए 5 बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो दक्षिण अफ्रीका के आंदोलन के साथ भी जुड़े हुए हैं और अन्य पक्षों के साथ भी जुड़े हुए हैं। यह पुस्तक इस रूप में 2 भागों में विभाजित है। मुझे कहीं ये लगता है कि गांधी को, नेहरू को और अंबेडकर को, इन तीनों के चिंतन को अगर हम इतिहास की बाउंड्रीज के अंदर तलाशने की कोशिश करें, जो कि एक बहुत सीमित प्रयास होगा, लेकिन किस तरह से औपनिवेशिक आधुनिकता ने और किस तरह से उत्तर औपनिवेशिक आधुनिकता ने सन 1600 ईस्वी से लेकर के और 1950 और 1965 तक भारतीय समाज को निर्धारित और प्रभावित किया है, इसके बीच में कौन कौन से बिखरे हुए असंतोष हमको दिखते हैं, चाहे वो किसानों के हों, चाहे वो मजदूरों के हों, चाहे स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए की जाने वाली शिद्दत मूलक संपर्क हो, संघर्ष हो, उन सबको अगर हम ये प्रस्तुत करें तो मुझे लगता है कि हम सभी विश्वविद्यालयों के अंदर एक आलोचनात्मक समाज विज्ञान की रचना कर सकते हैं, जिसका मुख्य लक्ष्य भारतीय समाज के उस स्वरूप को समझने का है जिस स्वरूप के माध्यम से हम कहीं ना कहीं एक परिवर्तन की संभावनाओं को तलाश सकते हैं। मेरा ये मानना है, और जो हमने इस पुस्तक के अंदर
बताने की कोशिश भी की है कि गांधी के योगदान के बिना केवल भारतीय समाज विज्ञान ही नहीं, विश्व का समूचा समाज विज्ञान भी अधूरा है। गांधी को हमें उस स्तर पर समझने की जरूरत है। इस आर्टिकल में, इस पुस्तक के अंदर जो पहला लेख है, आनंद कुमार का लेख है। आनंद कुमार के उस लेख ने इस पुस्तक के अंदर बहुत सारी पक्षों को समाहित करने की कोशिश की है। वह आर्टिकल कहीं ना कहीं हमको ये बताता है कि जब हम अहिंसा की बात करते हैं, और इसलिए इस टाइटल में हमने अहिंसा का समाजशास्त्र जोड़ा। अहिंसा का मूल्य सत्य को, साहस को और निर्भीकता को, इन तीन पक्षों को अपने अंदर शामिल करता है। बिना इन तीन पक्षों के, बिना इन तीन मूल्यों की चर्चा किए हुए हम अहिंसा के मूल्य की बात नहीं कर सकते। मुझे यह लगता है कि सत्य, साहस और निर्भीकता यही शक्ति है, और यही शक्ति जब अवधारणात्मक स्वरूप लेती है तो वह अहिंसा बन जाती है। और इसलिए हम कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं इसके अंदर कि अहिंसा ही शक्ति है और शक्ति ही अहिंसा है। लेकिन यह शक्ति वो नहीं है जिसकी चर्चा हमें मैक्स वेबर के चिंतन में देखने को मिलती है, या यह शक्ति वह नहीं है जिसकी चर्चा हमें कहीं ना कहीं मिचेल फूको के चिंतन में भी देखने को मिलती है। गांधी की शक्ति की अवधारणा बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि गांधी की शक्ति की अवधारणा में न केवल व्यक्तिगत चेतना से संबंधित साहस, सत्य और निर्भीकता है, बल्कि इसको एक संरक्षण देने वाली सामूहिक चेतना है। वह सामूहिक चेतना जिसके अंदर एक फेडरल डायमेंशन, एक कहीं ना कहीं संघीय स्वरूप हमको देखने को मिलता है। और इसलिए जब मैं ये पढ़ता हूँ कि मेरा थोड़ा थोड़ा अंश प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है, यही जो गांधी का थोड़ा थोड़ा अंश है, यही मुझे सही माने में लगता है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के मूल्य को हमारे सामने लेकर के आता है। गांधी इसी सत्य को, इसी अहिंसा को, इसी शक्ति को प्रस्तुत कर रहे थे दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह के अंदर। हमने एक इसमें लेख लिखा है जिसमें कि क्वारंटाइन का कंसेप्ट पाया है। जब गांधी दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे और जहाज के अंदर हैजा फैला हुआ था, तो उनके जो पेशेंट थे, उन पेशेंट के साथ गांधी ने जिस तरह की एक सोशल डिस्टेंसिंग बना करके उनकी मदद करने का प्रयास किया था। हमने ये बताया है इसके अंदर कि दक्षिण अफ्रीका में डरबन में जाते समय जो ये हादसा हुआ था, इस हादसे के अंदर कहीं ना कहीं हमें क्वारंटाइन और सोशल डिस्टेंसिंग का वो कंसेप्ट बहुत साफ साफ नजर आता है, जो आज कोरोना के दौर में हमें यहाँ पर देखने को मिला है। एक बात और जो सवाल मुझे लगता है, और मैं चाहूंगा कि हमारे जो साथी है ना, वो इस पर कभी बात करें, और रणदीप भाई इस पर भी कभी हम लोग एक चर्चा करें। यदि गांधी नहीं होते तो भारतीय स्वाधीनता संघर्ष का रूप क्या होता? हम सब ये तो मान रहे हैं कि गांधी के इस रूप के कारण भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के अंदर सत्य, साहस, निर्भीकता का जो समावेश हुआ, अहिंसा का जो पक्ष आया, उसने ब्रितानी हुकूमत की चूल्हे हिला दी। लेकिन अगर गांधी नहीं होते तो भारतीय स्वाधीनता संघर्ष किस शेप की तरफ चला जाता? मेरा अपना मानना है कि अगर गांधी नहीं होते तो स्वाधीनता संघर्ष का स्वरूप क्या होता, ये तो मैं बहुत विश्वास के साथ नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि सांप्रदायिक सद्भाव का मूल्य भारतीय सामाजिक व्यवस्था से पूरी तरह समाप्त हो गया होता। गांधी ने अपने समूचे प्रयासों के माध्यम से, अपने आश्रम के माध्यम से, गांधी ने जाति के अंदर नेत अस्पृश्यता के विरोध के माध्यम से, गांधी ने सत्याग्रह के माध्यम से, गांधी ने सर्वधर्म समभाव के माध्यम से एक सांप्रदायिक सद्भाव को जन चेतना का हिस्सा बना दिया। और आज वह सांप्रदायिक सद्भाव किसी ना किसी रूप में हमारे लिए न केवल एक सांस्कृतिक औजार है, बल्कि राजनीतिक हिंसा और राजनीतिक जो एट्रोसिटीज हैं उनका सामना करने के लिए हम इसे एक कल्चरल टूल के रूप में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सांप्रदायिक सद्भाव को एक पॉलिटिकल और कल्चरल टूल के रूप में भारतीय जनता का हिस्सा बनाने के लिए गांधी के योगदान को हमें याद रखने की जरूरत है। एक दूसरा पार्ट और भी है, हो ची मिन्ह के ऊपर गांधी का बहुत प्रभाव था। अगर आपने गांधी जी ये स्टडी ये पढ़ी है, जो किताब हीरेन मुखर्जी ने लिखी थी, तो हीरेन मुखर्जी ने लिखा उसमें, हो ची मिन्ह जब भारतवर्ष के अंदर आए थे तो उन्होंने, हो ची मिन्ह तो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे वियतनाम, उनका कहना यह था कि हम सब जिसके डिसाइपल हैं वह गांधी हैं, और गांधी से बड़ा क्रांतिकारी कोई नहीं हो सकता, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। गांधी का, हो ची मिन्ह का यह स्टेटमेंट हीरेन मुखर्जी ने अपनी किताब के प्रीफेस के अंदर स्थापित किया है। और ईएमएस नंबूदिरीपाद ने जब गांधी और उसका वाद किताब लिखी तो उन्होंने भी ये लिखा है कि जब मैं 10 और 11 साल का था, 10-11 साल के होने पर जब मैं स्वाधीनता संघर्ष के और अन्य जो संघर्ष हो रहे थे उनके संपर्क में आया, तो उस संपर्क को स्थापित करने का जो समूचा श्रेय है
वो महात्मा गांधी को जाता है। और गांधी और भगत सिंह तो ये कह ही रहे थे कि भारत के अंदर जिस तरह से एक जन क्रांति और जन ज्वार जो पैदा किया गया है, जन आंदोलन का जो स्वरूप उभर करके आया है, वह पूरा का पूरा स्वरूप हमें गांधी के एक योगदान के रूप में देखने को मिलता है। ये एक ऐसी प्रणाली है जिस प्रणाली के आधार पर हमें ये देखना चाहिए आज भी कि क्या कोई ऐसा नेतृत्व हमारे बीच में मौजूद हो सकता है, गांधी या गांधी के मुद्दों से जुड़ा हुआ, जो समूचे विश्व देश के अंदर और समूचे भारतवर्ष के अंदर या समूचे विश्व के अंदर अहिंसा, शांति, न्याय, सांप्रदायिक सद्भाव, इन सब के प्रति एक जन आंदोलन को उत्पन्न कर सके। क्या गांधी के उस जन आंदोलन की हम चर्चा कर सकते हैं? गांधी चमत्कारिक व्यक्तित्व नहीं थे, मैं मैक्स वेबर की इस अवधारणा से सहमत नहीं। हाँ, गांधी के पूरे पक्ष में माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ ले लें या हिंद स्वराज ले लें, मुझे ये नजर आता है कि एक साधारण व्यक्ति जो गांधी थे वो धीरे धीरे किन परिस्थितियों के कारण असाधारण व्यक्तित्व में परिवर्तित होते चले जाते हैं। तो एक साधारण व्यक्तित्व कैसे असाधारण विशेषताओं के समावेश के साथ जुड़ जाता है, गांधी का वह पक्ष हमें बहुत स्पष्ट रूप से समझने की जरूरत है। और इसलिए एक नए प्रकार के नेतृत्व के प्रकार की संभावना को हम समाज विज्ञानों के अंदर गांधी के रूप में तलाश सकते हैं। हिंद स्वराज गांधी की वैचारिकी की समग्र पूंजी है, गांधी की समूची वैचारिकी, जिसकी बात अभी सत्यम कर रहे थे कि जो एनार्किज्म है, राज्य विहीनता है, विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठनों का क्या महत्व है, जो नए प्रकार के पेशे टेक्नोलॉजी का संबंध लेकर के हमारे सामने आकर के हमारी समूची जीवन प्रणाली को ध्वस्त कर रहे हैं, उनको लेकर के गांधी किस तरह से हमारे सामने अपने वक्तव्य को लाते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और समाज विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए हिंद स्वराज एक नए प्रकार के पद्धति शास्त्र को हमारे सामने लाता है। गांधी ही एडिटर हैं और गांधी ही अपने प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। ये जो एक पक्ष है, ये पक्ष हमारे सामने रखता है कि हमें बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझने की जरूरत है। यह पुस्तक आवश्यकता और लालच के बीच के अंतर को स्थापित करती है, अनेक प्रकार की सभ्यताओं की भूमिका की चर्चा हमारे सामने करती है, सभ्यता और संस्कृति के मध्य के भेद को उत्पन्न करती है, हिंसक समाज में अहिंसा की संस्कृति कैसे आ सकती है इसकी चर्चा करती है, ट्रस्टीशिप का विश्लेषण करती है एक पॉलिटिकल इकोनॉमी के रूप में, अस्पृश्यता के निषेध पर हमारे सामने प्रकाश डालती है। यह पुस्तक एक बड़े महत्वपूर्ण तरीके से, जिसमें अभी मैं बात कर रहा था, ज्योति का और रेणु व्यास का आर्टिकल शामिल है, वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि आज जो वर्तमान जो दौर है वो हिंसा के उत्सव का दौर है, और हिंसा के उत्सव के इस दौर में गांधी की अहिंसा को, सत्य को, इस समूचे विश्वास को हम किस तरह से स्थापित कर सकते हैं। गांधी की तालीम के बारे में यह बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बात स्थापित करती है, और कहीं ना कहीं यह बताने लिंक कट गया है ना? लिंक शायद वाईफाई चला गया होगा उनका। हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम्म। मैं कोशिश करता हूँ उनको फोन लगाने का कि वो दोबारा जुड़ रहे हैं कि थोड़ी देर में वो जुड़ते हैं, तब तक हम लोग ज्योति जी को सुन लें। ज्योति जी भी एक मैं लाइट चली गई है पर मैं अब मेरी शक्ल नहीं आई, मैं आभार। बहुत धन्यवाद। हाँ, तो जो वर्तमान दौर जो हिंसा के उत्सव का दौर है, इसमें गांधी के चिंतन की क्या प्रासंगिकता है, ये सब इस पुस्तक के अंदर प्रस्तुत किया गया है। मैं अपने सभी उन साथियों का जो इसमें उन्होंने योगदान किया है, मैं उन सबका आभारी हूँ कि उन्होंने इसे पुस्तकीय आकार देने में हमारी अपनी मदद की है, हमको काफी कुछ इसमें योगदान दिया है, और मुझे लगता है कि यह पुस्तक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। एक आखिरी बात मैं और कहूँ, राजस्थान विश्वविद्यालय का समाजशास्त्र विभाग यह गांधीयन चिंतन के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। और हीरेन मुखर्जी की जब मैं रणधीर भाई किताब पढ़ रहा था तो उन्होंने उसमें उस किताब के अंदर लिखा, ये उन्होंने लिखा कि टीकेएन उनितान की जो पुस्तक आई है गांधी के ऊपर उस समय, दैट इज द बेस्ट बुक ऑन
एज फार एज अंडरस्टैंडिंग ऑफ गांधी इज कंसर्न। और मुझे उसके बाद में गांधी के प्रति एक आकर्षण उत्पन्न हुआ। मैंने फिर उसके बाद ही EMS नंबूदरीपाद को पढ़ा, रामचंद्र गुहा को पढ़ा। रामचंद्र गुहा ने जो अपने विभिन्न चिंतन प्रस्तुत किए हैं उनको हमने बताने की कोशिश की और ये जानने का प्रयास किया कि रूसी लोकप्रियतावाद, अमेरिकन रेडिकल लोकतंत्र और अंग्रेजी उद्योगवाद का विरोध, यानी जॉन रस्किन, थोरू और लियो टॉलस्टॉय, ये किस तरह से इन चीजों को प्रस्तुत कर सकते हैं, इसे हमने बताने का प्रयास किया है। ये पुस्तक इस रूप में गांधी को प्रस्तुत करने की एक छोटी कोशिश है। मुझे लगता है कि जब हम लोग इस पुस्तक को और गहराई से पढ़ेंगे, इसकी कमियां हमारे सामने आएंगी, इसकी आलोचना हमारे सामने आएगी, तो जो इसका आगामी संस्करण होगा हम उसमें वो बदलाव करने की कोशिश करेंगे। हम रावत प्रकाशन के भी बहुत आभारी हैं कि उन्होंने इस पुस्तक को एक बहुत आकर्षक फॉर्म में प्रस्तुत करने की हमारे सामने कोशिश की है और संभवतः शीघ्र ही इसका पेपर बैक एडिशन भी हमारे सामने उपलब्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आज के GSTS संवाद में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आज हम लोगों ने 2 किताबों के ऊपर चर्चा की और मुझे याद आता है MN श्रीनिवास ने महात्मा गांधी के बारे में कहा था कि महात्मा गांधी एक एनार्किस्ट हैं जिसमें थोरो, रस्किन और टॉल्स्टॉय के विचार का संकलन मिलता है। और हमें लगता है कि आज जो सत्यम जी ने एनार्किज्म को समझाया है, अराजकवाद को समझाया है, तो बिल्कुल वो जुड़ता है। और बिल्कुल एक बात इसमें जोड़ दूं रणधीर भाई, जो सत्यम जी ने समझाया ना, मुझे योगेंद्र सिंह याद आ रहे थे। योगेंद्र सिंह ने गांधी को ना ऑर्थोजेनेटिक कल्चरल रेनेसा का प्रोदा बताया है। तो जो ऑर्थोजेनेटिक कल्चरल रेनेसा है उसमें अराज्यवाद का गांधी का मॉडल क्या हो सकता है, ये सत्यम ने जिस तरह से प्रस्तुत किया है वो बाकी इसमें बधाई के पात्र है। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। हमने ढूंढ करके निकाला कि सत्यम जी से पहले कई काम हुआ कि नहीं, तो वो जो D.H. डॉक्टर जी ने अनार्किज्म थॉट इन इंडिया किताब लिखी, तो उसको जब हमने पढ़ा तो लगा कि वो जो समाजमुखी थियरी बिल्डिंग जो है वो कहीं ना कहीं उसको एक तरह से मार्जिनलाइज्ड किया गया है मॉडर्निटी में। और इसीलिए ब्यूटी ऑफ एनार्किज्म की संज्ञा देते हैं, खासकर जब हम फूको और नोम चॉस्की की बात करते हैं। नोम चॉस्की ब्यूटी ऑफ एनार्किज्म, तो वो जो क्वेस्ट ऑफ अल्टरनेटिव है वो कहीं ना कहीं यहाँ से दिखता है। और बिल्कुल शासक विहीन सत्ता जो है, बिल्कुल वो एक इमेंसिपेटरी आइडिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का गांधी स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म के इस संवाद में जुड़ने के लिए। इसका यूट्यूब पर भी वीडियो डाला जाता है और